पूछा जाएगा तो कुछ ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से भी जो ओजोन लेयर है वो क्या होता जाता है, डिप्लीट होता जाता है। नेचुरली जो ओजोन लेयर डिप्लीट होता है वो एनओ का अमाउंट जब एटमॉस्फेरिक लेवल पे एक्सटेंड हो जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, तब जाकर जो ओजोन है वो डिप्लीट होता है। अकॉर्डिंग टू अ केमिकल रिएक्शन जो आपका एनओ है वो ओजोन को कैसे डिप्लीट करता है, ये बताया जा रहा है कि एनओ जब वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रस ऑक्साइड जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करते समय ये क्या करता है, देखिए जब ये रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन को डिसोसिएट करता है, जो ओजोन है उसको डिसोसिएट करके ऑक्सीजन बना लेता है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर एटॉमिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फ्रीली फॉर्म में ऑक्सीजन है तो वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बना लेगा, लेकिन उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कौन कर ले रहा है, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड वो रिएक्ट कर ले रहा है, और जैसे ही वो रिएक्ट करेगा वो उसको O2 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ओजोन के बनने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, हम ये बोल सकते हैं। तो इस वजह से ओजोन लेयर हमारा क्या होता है, डिप्लीट होता जाता है। जैसे जैसे ओजोन बनता जाता है वैसे वैसे उसका थिकनेस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन ये सारे गैसेस ऑक्सीजन को डिसोसिएट करेंगी और जो ऑक्सीजन बनाने ओजोन बनाने के लिए फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको क्या कर देती हैं, अदर मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती हैं। इस वजह से ओजोन लेयर अच्छा नहीं जो है बन नहीं पाता और उसका जो डिप्लीशन है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा ओजोन लेयर के डिप्लीट होने में सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट किसका रोल है पूछा जाएगा, तो वो रोल है आपका CFC का। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मेनली ये कहाँ से निकलता है, फ्लाइंग जेट या फिर रॉकेट में जो फ्यूल कंबस्ट होता है वहां से निकलता है। ठीक है, ये एक इनर्ट कलरलेस ओडरलेस और लॉन्ग लाइफ अनडिसोसिएटेड केमिकल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CCl2F2 होता है। इन प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट जब रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, अनडिसोसिएटेड होता है, मतलब आसानी से डिसोसिएट नहीं होता है। इनर्ट कलरलेस और ओडरलेस जो यहाँ पे बताया गया है, दिस इज अ कैरेक्टर ऑफ अ CFC। ठीक है, इसके अलावा फ्रियोन इज द मेन गैस इन CFC विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। और इसी CFC में से एक गैस निकलती है जिसको क्या बोला जाता है, फ्रियोन बोला जाता है। और ये ओजोन के डिप्लीशन के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। जनरली इसका यूज किस में किया जाता है, तो एयर कंडीशनिंग में, रेफ्रिजरेंट में, यहाँ पे फ्रियोन गैस की बात की जा रही है। और इसका एक्सेस यूज्ड क्या करता है, कंटिन्यूअस इन्वायरमेंट में होता रहे तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होता जाएगा। ट्रोपोस्फेरिक रीजन पे विदाउट डिकम्पोजिशन जो CFC है वो 100 ईयर्स तक क्या कर सकता है, लाइव कर सकता है। और जनरली जो स्ट्रेटोस्फेरिक वाला रीजन होता है वहां पर एयर फ्लो होता रहता है, उस एयर के साथ साथ कुछ रेडिएशंस भी वहां पे आती रहती हैं। उन रेडिएशन से अगर उनको हाई टेम्परेचर मिल जाए तो ही हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, डिसोसिएट होता है, नहीं तो वो काफी टाइम तक जो स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन है वहां पे बना रहता है। और ओजोन लेयर जब तक वो वहां पे बना रहेगा तब तक वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता रहेगा। अब कैसे करता है, देखो ये बताया जा रहा है कि जब इन द प्रेजेंस ऑफ अ लाइट क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होके वो फ्री रेडिकल बनाता है। ऊपर में जो पॉइंट लिखा हुआ है ना जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर उसका मतलब है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स उतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते जितने ज्यादा एक्टिव आपके चार्जेस होते हैं। अगर किसी एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लगा हो तो वो ज्यादा एक्टिव होता है एज कंपेयर टू अ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये फ्री रेडिकल्स अगर ओजोन के कांटेक्ट में आएगा तो ये ऑक्सीक्लोराइड बनाता है और यही ऑक्सीक्लोराइड और ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन फॉर्म करता है। इस वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन नहीं हो पाता और CFC ओजोन लेयर के
सॉरी ओजोन लेयर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए जो सीएफसी है वो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। जैसे जैसे ओजोन लेयर का जो थिकनेस है डिक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं हमारे अर्थ सरफेस पर आते जाते हैं, तो ओजोन जो लेयर है उसमें एक होल जनरेट हो जाता है जिसको हम ओजोन होल बोलते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन का एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिए देखिए यहाँ पे एक ड्रॉ दिया हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि सेंटर पे हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस हैं, लाइक अ सीएफसी, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और वीओसी, ये सारे गैसेस प्रेजेंट हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक वाले रीजन पे क्या आया, सोलर रेडिएशन आया। ये सोलर रेडिएशन ओजोन लेयर जो है जब उसको मिलता है तो उसको मिलने पर वो क्या करता है, उन रेडिएशंस को हमारे अर्थ सरफेस पे आने से वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन यही रेडिएशन अगर ये ओजोन लेयर क्या हो जाए, उसमें होल जनरेट हो जाएगा, तो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, इन गैसेस के कांटेक्ट में आ जाएगा। रेडिएशन जैसे ही सीएफसी, एचएफसी, वीओसी इन गैसेस के कांटेक्ट में आया, मतलब उन गैसेस को वो डिसोसिएट करता है। जैसे ही ये डिसोसिएट हुए वो क्या बनाने लगते हैं, ऑक्सीजन बनाने लगते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने की वजह से जो फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारे पास नहीं बचता, और फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जब तक नहीं बचेगा तब तक ओजोन बनेगा नहीं, और ओजोन नहीं बनेगा तो उसका जो थिकनेस है वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस वजह से बोला जाता है कि ये सारी गैसेस ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार होती हैं, बिकॉज ये ऑक्सीजन को जो नेसेंट फॉर्म पे होता है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जो कि ओजोन ना बनने का एक रीजन होता है। अब देखते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन का इस ड्रॉ पे यही एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, देखिए सबसे पहले तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसको हम यूवी रेडिएशन बोलते हैं, ये कहाँ पहुंचेगा, अर्थ सरफेस में पहुंचेगा, जिससे वेरियस टाइप ऑफ डिसीज जनरेट होती हैं। इसमें सबसे बोला जाए डेंजरस डिसीज है तो वो है आपका स्किन कैंसर। इसके अलावा स्किन पे ये अदर इफेक्ट डालती है, इरिटेशन जैसी प्रॉब्लम होती है आई पे। कैटरेक्ट एक डिसीज का नाम यहाँ पे बताया गया है, सनबर्न भी एक इफेक्ट के बारे में बताया गया है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती है, इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का होता है, जिससे किसी भी टाइप के डिसीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसको ये क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि जिसका इम्यून सिस्टम खराब होता है उसको कोई भी डिसीज आसानी से क्या हो जाती है, लग जाती है। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट होता है। इसके अलावा जितने भी डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, फिशरी प्रोडक्शन जो होता है, इनको भी ये लूज करता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को कैसे डेथ करेगा, बिकॉज रेडिएशन में हार्मफुल गैसेस होती हैं। ये गैसेस वाटर के सरफेस पर पड़ने के बाद उस वाटर में मिक्स हो जाती हैं, तो जब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स उस वाटर पे क्या करेगा, लाइव करेगा, तो वहां पे जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है उसमें चेंजेस आने लगता है। आप सभी जानते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब एक बायोलॉजिकल हमारा ऑक्सीजन का या वहां पे रहने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को उतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसमें घुला हुआ होना चाहिए जितना अमाउंट उस ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए क्या है, एसेंशियल है। लेकिन जब वही अमाउंट क्या हो जाता है, इसका एक वैल्यू होता है, दैट इज 8 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर से आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, 8 मिलीग्राम पर लीटर से अगर आपका जो ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है कम हो जाता है, इसका मतलब आपका वाटर क्या हो गया है, कंटामिनेटेड हो गया है, ठीक है, पॉल्यूटेड हो गया है। लेकिन यही डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट अगर 4 मिलीग्राम पर लीटर के करीब पहुंच गया वाटर में, तो वो जो वाटर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन की वैल्यू में जब रेडिएशन आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यहाँ पे विजिबल रेडिएशन की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, कल की क्लास में मैंने बताया था इसमें 3 टाइप ऑफ रेडिएशन आती हैं, यूवी आती है, आईआर आती है, और क्या आती है, विजिबल। विजिबल जो नॉर्मल धूप हमको दिखता है, अल्ट्रावायलेट और जो आईआर होती है ये हमारे लिए हार्मफुल होती है। उन्हीं रेडिएशंस की यहाँ पे बात की जा रही है।
तो वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और फाइटोप्लैंक्टन्स और जो फिशरी प्रोडक्शंस होते हैं उनपे एडवर्स इफेक्ट डालता है, बिकॉज ऑक्सीजन जो डिसॉल्व ऑक्सीजन या बीओडी या सीओडी का जो वैल्यू होता है उसमें वो चेंजेस कर देता है। ठीक है, इसके अलावा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और क्या करती है, तो आई साइट जो होता है इसमें वीकनेस आता है अगर उसमें से डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेड रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आके हमारे कांटेक्ट में आई तो, और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि ब्लाइंडनेस जैसा प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। इसके अलावा 1% अगर ओजोन कंसेंट्रेशन स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में फॉल आउट हो जाता है तो ऑलमोस्ट लैक ऑफ पीपल इससे क्या हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं। इसका इतना ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा सीएफसी जो है हमारे अर्थ सरफेस में ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करने का काम करता है। कैसे? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। सीएफसी गैसेस हाई टेम्परेचर की होती हैं जिसकी वजह से नेचर पे ये एडवर्स इफेक्ट डालती हैं। और अगर अर्थ सरफेस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या बढ़ता है या घटता है तो याद रखिए इससे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से जो कोस्टल रीजन होते हैं या यूनिवर्स मर्ज जो होता है, मतलब जो आइसबर्ग होते हैं पोलर रीजन्स में वो क्या होने लग जाते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं। मतलब जो अर्थ है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। अगर यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और जनरली ये हमको कौन से रीजन में देखने को मिलता है, जो पोल्डर रीजन होते हैं लाइक हिमाचल प्रदेश, शिमला, जम्मू कश्मीर, इन सभी एरिया जो होते हैं जहाँ पे आइसबर्ग्स बनते हैं वो सारे मेल्ट होने लगते हैं। मेल्ट होने पर होगा क्या, जो हमारे सी वाटर, ओशियन वाटर होते हैं उनमें बड़े बड़े टाइड्स आने लगते हैं जिससे प्रॉब्लम जनरेट होता है या वेव्स आने लग जाते हैं। ठीक है, मेजर्स ऑफ कंट्रोल मतलब सीएफसी जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट करने से बचाने के लिए हमको क्या क्या कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि सीएफसी प्रोडक्शन जो है उसको डिक्रीज करना चाहिए। जितना कम वो बनेगा उतना ज्यादा हमारे ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। इसके अलावा सीएफसी की जगह पे हमको अदर ऑप्शंस के जो गैसेस हैं उनको यूज करना चाहिए, लाइक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि ज्यादा इफेक्ट नहीं करता एज कंपेयर टू अ सीएफसी। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की से 10 गुना कम ये इफेक्टिव होता है जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फॉरेस्ट कटिंग को स्टॉप करना चाहिए। फॉरेस्ट कटिंग को स्टॉप करना चाहिए ये क्यों बोला गया है, क्योंकि ग्रीनरी जितनी ज्यादा रहती है ऑक्सीजन का अमाउंट उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा बढ़ेगा तो जितने भी यहाँ पे सीएफसी गैसेस आ रही हैं वो उतने ज्यादा ऑक्सीजन को क्या नहीं कर पाएंगी, डिसोसिएट नहीं कर पाएंगी। डिसोसिएट नहीं कर पाई तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे ओजोन लेयर बनने का चांसेस जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो यूवी और आईआर रेडिएशंस है उससे हमारे अर्थ को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, ओजोन डे यहाँ पे ये देख लीजिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है बोल के बताया जा रहा है। और 19 दिसंबर 1994 में एक मीटिंग हुआ था कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे। वैसे ये क्वेश्चन आपको ईवीएस जैसे टॉपिक पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने अभी जाना, इसमें काफी ज्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सारी थ्योरी ही है। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट सभी जानते हैं, अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाना, जिससे हमारे अर्थ पे क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है अभी मैंने आपको बताया है। देखिए सोलर एनर्जी अगर हमारे एटमॉस्फेरिक रीजन पे काफी लार्ज एक्सटेंट पे क्या करती है, एंटर करती है, तो इसका मतलब है कि अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, स्पेस से वो ट्रैवल करेगी और वहां से हमारे अर्थ सरफेस पे आएगी। और ये जो वर्क होता है जब स्पेस से ट्रैवल करते हुए जो सन रेडिएशन है या सोलर रेडिएशन है हमारे अर्थ पे आती है, तो इसको आप रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है वो बोल सकते हो, क्योंकि किसी सरफेस से वो टकरा रही है। सरफेस कौन सा होगा, अर्थ का होगा, फिर वहां से टकरा के वो फिर दूसरे डायरेक्शन में निकल जाएगी, मतलब स्पेस में चली जाएगी। अर्थ एक प्लैनेट है, सन भी एक हमारा
स्टार में आ जाएगा, तो वहां से रेडिएशन आ रहा है कहाँ पे, स्टार पे, और स्टार से वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट, सॉरी, अर्थ से रिफ्लेक्ट होके कहाँ चला जा रहा है, स्पेस में चला जा रहा है। तो जितना भी रेडिएशन आ रहा है अर्थ पे, उसको हम क्या कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं। जब तक हमारी एबिलिटी है तब तक हम उस टेम्परेचर को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। लेकिन जब इसका अमाउंट हमारे अर्थ सरफेस पे काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ग्रीन हाउस जैसी प्रॉब्लम हमारे अर्थ पे जनरेट हो रही है। तो ग्रीन हाउस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तभी जनरेट होता है जब हमारे अर्थ सरफेस पर काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये टेम्परेचर इंफ्रारेड रेडिएशन के एमिशन की वजह से होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये नेम इस वजह से दिया गया है बिकॉज जो प्लांटेशन के लिए विद ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिपेयर्ड फॉर द प्लांटेशन ऑफ प्लांट इन अ कोल्ड प्लेसेस, जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर प्लांटेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बिकॉज जो ग्रीन हाउस प्रिपेयर्ड होता है प्लांट बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि प्लांट को अगर ग्रो करना चाहिए है तो उसको कुछ ना कुछ क्या चाहिए, रेडिएशन चाहिए। क्यों रेडिएशन चाहिए, बिकॉज वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। अगर लाइट ही प्रेजेंट नहीं होगी तो वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करेगा, कोल्ड रीजन में उसको सनलाइट उतने अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा, और अगर उसको सनलाइट अच्छे तरीके से नहीं मिलेगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो वो प्लांट क्या नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट उसको या रेडिएशन या लाइट उसको प्रोवाइड करने के लिए कोल्डर रीजन में एक ग्लास में क्या किया जाता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाकर जो प्लांट बॉडी है उसको क्या किया जाता है, उसका प्लांटेशन किया जाता है, प्रोटेक्शन फॉर अ प्लांट, प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए। जब ये लाइट इस ग्लास के अंदर एंटर करती है तो जो सॉइल और प्लांट होते हैं उनको क्या कर देती है, ये हॉट कर देती है, क्योंकि रेडिएशन है, ये टेम्परेचर प्रोवाइड करेगी। ग्लास जो होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास जो होता है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देता है, और इसकी वजह से ग्लास का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ग्लास का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक अराउंड पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो नेचर पे बढ़ता जाता है। सॉरी, हाँ, टेम्परेचर रेडिएशंस के थ्रू एटमॉस्फेरिक रीजन पे आया, एटमॉस्फेरिक रीजन पे आने के बाद वो टेम्परेचर अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों को मिलता है तो वो गैसेस और ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे क्या होने लगती हैं, बनने लगती हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से उससे उसको हम ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म में क्या करने लगते हैं, इंडिकेट करने लगते हैं। मतलब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अगर अर्थ में प्रेजेंट है, ज्यादा नहीं मीडियम अमाउंट बोला जाए, तो तब ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। लेकिन यही टेम्परेचर जब अर्थ में बढ़ने लगता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से CO2 का अमाउंट आफ्टर केमिकल रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट हुआ है या फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसा प्रॉब्लम जनरेट हुआ है। तो इसको एक डिफरेंट फॉर्म पे इंडिकेट करने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग अलग है और ग्रीन हाउस इफेक्ट अलग है, इसके बारे में जोसेफ फोरियर नाम के साइंटिस्ट हुए थे 1824 टू 1896 पे, जिन्होंने इसके बारे में बताया। इसके बाद इसकी क्वांटिटी का एनालिसिस करने के बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम सावेंत आर्हीनियस था, इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया। मतलब क्वांटिटी बेस्ड अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टेम्परेचर अर्थ में प्रेजेंट है तब तक ग्रीन हाउस इफेक्ट रहेगा, और जब यही टेम्परेचर अर्थ में बढ़ने लगता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, अकॉर्डिंग टू अ क्वांटिटेटिवली ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो हीट इंक्रीज होने पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक रीजन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है
सन के थ्रू रेडिएशन आता है। रेडिएशन कहाँ पे पड़ता है? अर्थ पे पड़ता है। अर्थ सरफेस पे पड़ा, अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ पे जाता है? स्पेस में जाता है। स्पेस में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती हैं। क्लाउड और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस होती हैं। ये गैसेस इस टेम्परेचर के साथ या इस रेडिएशन के साथ क्या करती हैं? रिएक्ट करती हैं, और रिएक्ट होने के बाद उसका जो वैल्यू है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा वो टेम्परेचर की हो जाती है। उसके बाद वो वापस कहाँ आ रही हैं? अर्थ में आ रही हैं। तो जब वो वापस अर्थ में आती हैं तब जाकर जो इफेक्ट जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब डायरेक्ट सन से जो रेडिएशन आता है वो हमारे अर्थ के लिए अगर सफिशिएंट रहे तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अर्थ में बहुत ज्यादा टेम्परेचर ऑलरेडी है और सनरेज आता है तो सनरेज वहां से टकरा के आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रोसेस स्पेस में जाता है, और स्पेस में जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर टाइप ऑफ गैसेस के साथ रिएक्ट करके फिर से वापस स्पेस से अर्थ में आता है, तब उस इफेक्ट को क्या बोला जाएगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, इस साइकिल को यहाँ पे ये इंडिकेट किया गया है। तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के को क्या बोल सकते हैं कि is a process in which temperature of atmosphere increases due to increase in the amount of carbon dioxide and other gases on the space। आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तभी हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है? जनरेट हो रहा है। डायरेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ पे जनरेट नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर पे इंक्रीज होने पर उस ग्रीन हाउस इफेक्ट को नेचर पे अपीयर करती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस ये एमिट होती हैं, ये काफी ज्यादा लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशंस की होती हैं, और इसके अलावा ये जब एटमॉस्फेरिक से हमारे अर्थ के साइड पे मूव करती हैं तब ये ज्यादा डेंजरस होती हैं। ठीक है, बिकॉज ये किससे? टेम्परेचर या रेडिएशन से स्पेस पे क्या कर चुकी होती हैं? रिएक्ट कर चुकी होती हैं। ठीक है, और जब इन रेडिएशंस का एमिशन अर्थ पे होता है तब हम उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के फॉर्म पे जानते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस अर्थ पे किस किस फॉर्म पे अवेलेबल होती हैं? तो जनरली वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस फॉर्म पे ये हमारे नेचर पे हमको क्या अर्थ पे क्या होती हैं? अवेलेबल होती हैं। और इन गैसेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में 36 से टू 70% वाटर वेपर ही प्रेजेंट होता है ग्रीन हाउस गैसेस में। 9 to 26% कार्बन डाइऑक्साइड, 4 to 9% मीथेन होता है, और 3 to 7% क्या प्रेजेंट होता है? ओजोन होता है। ओजोन क्यों हो रहा है? बिकॉज ये वापस अर्थ सरफेस से हमारे स्पेस से अर्थ में आती हैं। जब स्पेस से अर्थ में आएंगी तो ये स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन को क्रॉस करते हुए आएगा, इस वजह से इसमें ओजोन भी सम अमाउंट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है आपका रीजन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का रीजन क्या क्या है देखिए। तो सबसे पहला रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैं आपको बता चुकी हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स कंबस्ड होते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सारे कंबस्ड होते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस निकलती हैं, और इन गैसेस का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है जिससे नेचर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसके अलावा है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट वेस्ट। एग्रीकल्चर, जो ऑयली सीड्स होते हैं, सड़े हुए फ्रूट्स, रॉटन फ्रूट्स बोला गया है, शुगर इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं, और राइस के जो स्ट्रॉ आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रोसेस बच जाते हैं, टोबैको, टी, इन सारे प्लांट्स के वेस्टेज जो बच जाते हैं, जब इनको डिकम्पोज किया जाता है तो मीथेन गैस रिलीज होती है, और ये मीथेन गैस भी टेम्परेचर को क्या करती है? बढ़ा देती है। नेक्स्ट है आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इसका मतलब है कि हम जो प्लांट की कटिंग है वो कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्लांट कट होता जाएगा ऑक्सीजन का अमाउंट नेचर में क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे जैसे नेचर का ऑक्सीजन का अमाउंट नेचर में कम होता जाएगा, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसको प्लांट क्या करता है?
यूज करता है, लेकिन इन अ नाइट टाइम वो क्या करता है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो एमिट करता है, तो नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होता जाएगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस उससे नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हुआ तो नेचर में जो एक बैलेंस बना हुआ है प्लांट बॉडी और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स के बीच, वो क्या होता जाएगा, अनबैलेंस्ड होता जाएगा। ठीक है, तो ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है बोला जा रहा है, बिकॉज प्लांट बॉडी नेचर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज फोटोसिंथेसिस में करती है। जब इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ही नहीं होगा तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में बनेगा। जब बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में बना, इसका मतलब है कि जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो यूज है रेफ्रिजरेटर्स में किया जाता है, एयर कंडीशनर्स में किया जाता है, मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में। और ये सारे क्या करते हैं, अर्थ के टेम्परेचर को ही बढ़ा रहे हैं। तो ये गैसेस अगर जितनी ज्यादा क्वांटिटी में हमारे नेचर में प्रेजेंट होंगे, उतनी ज्यादा नेचर को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए, कैसे होता है, किस टाइप में होता है, किस रीजन से होता है, वो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं वो बताया जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि अर्थ के टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से होती है। ज्यादातर हार्मफुल इफेक्ट किस वजह से पड़ता है, किस रीजन पे पड़ता है, तो लिथोस्फीयर वाला जो रीजन है हमारे अर्थ का, उस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग एक स्लोगन है जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू, जिसको हम यूएनईपी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जो कि 1989 में इसके थ्रू एक स्लोगन ये दिया गया था, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के फॉर्म पे इंडिकेट किया गया है। इन्वायरमेंटल डे जो है उसको कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। और 5 जून को इन्वायरमेंटल डे के फॉर्म पे इंडिकेट किसने किया था, यूएनईपी के द्वारा ये इंडिकेशन दिया गया था, और 1989 पे ये इंडिकेशन दिया गया था। ठीक है, इसके बाद है इंक्रीज इन द वाटर लेवल ऑफ सी। ऑब्वियसली सी बात है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो आइसबर्ग है वो मेल्ट होते जाते हैं। जैसे जैसे आइसबर्ग मेल्ट होता जाएगा, जितना हमारा सी वाटर है वो इंक्रीज होता जाता है। इंक्रीज होने पर जो कोस्टल रीजन होते हैं वहां पे मर्ज इनटू द सी, मतलब बड़े बड़े जो सिटीज होते हैं उसमें कोस्टल रीजन के आसपास एरिया पे छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, वो विलेजेस हाई टाइड्स की वजह से वहां पे क्या हो सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। ठीक है, वहां पे डूब सकते हैं, तो ये एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा ये जो टाइड्स आता है लगभग 15 टू 95 सेंटीमीटर तक इसका रीजन होता है बताया जा रहा है। और जो मेडिटेरियन ओशियन, अफ्रीकन अटलांटिक ओशियन और कैरिबियन ओशियन, इन सभी के कोस्टल रीजन में जो भी पीपल वहां पे सिचुएटेड होते हैं, उन सभी पर इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, और हाई टाइड्स की वजह से वो वहां पे मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, डूब जाते हैं। देन नेक्स्ट है क्लाइमेटिक रीजन। क्लाइमेटिक रीजन क्या होता क्लाइमेटिक रीजन की अगर बात की जाए तो लिथोस्फीयर रीजन पे ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। फर्स्ट ईयर में ऐसा देखा गया था कि सेवरल टाइप के एब्सर्ट्स वहां पे ऑब्जर्व करे गए थे। इससे होता क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो साइकिल जो नेचर में चल रहा था कि कंटिन्यूसली एक सीजन के बाद दूसरा सीजन आएगा, फिर तीसरा सीजन आएगा, अगर टेम्परेचर उस सीजन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुआ तो इसमें चेंजेस के क्या बन जाते हैं, चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का मतलब कि क्लाइमेट में अगर एक चीज एक राइट वे पे नहीं जा रही है तो क्लाइमेट का जो साइकिल है कि समर सीजन आएगा, विंटर सीजन आएगा, रेनी सीजन आएगा, ये सारा जो साइकिल है जो कि पर्टिकुलर 4 मंथ के गैप में होता है, वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
ठीक है। तो ये इफेक्ट भी पड़ता है किसकी वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। इसके अलावा प्लांट बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, जो वेजिटेशंस होते हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ज्यादातर लीव्स ऐसे होते हैं जो क्या होती जाएंगी, पूरी तरीके से ड्राई होती जाएंगी, और प्लांट ड्राई हुआ तो उसका ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट होगा, और ग्रोथ अगर रेस्ट्रिक्ट होगा तो प्लांट बॉडी पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्लांट बॉडी नहीं रहेगी तो उस एरिया में ड्रॉट अर्थात सूखे की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो एग्रीकल्चर रेन वाटर पर डिपेंड होता है। टेम्परेचर बढ़ा तो हालांकि वेपर जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर नीचे में रहा तो जो आपका ऊपर पहुंचा जो वेपर है वो रेन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, जिससे रेनफॉल नहीं होगी, और रेनफॉल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग पर भी ये एडवर्स इफेक्ट डालता है। इससे लंग्स से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिसीज है वो जनरेट हो सकते हैं। ग्रीन हाउस को इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है, तो सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन नेचर में या एटमॉस्फेयर में है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉसिल फ्यूल का जो यूज किया जाता है उसको कम करना चाहिए। इसके अलावा उसकी जगह पे जो ऑप्शनल फ्यूल्स होते हैं जिसको हम नॉन कन्वेंशनल के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, उन एनर्जी सोर्सेस का हमको क्या किया जाना चाहिए, यूज किया जाना चाहिए। प्लांटेशन उसको बढ़ाना चाहिए, जिसको हम एफॉरेस्टेशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमन और एनिमल जो पॉपुलेशन है उसको भी कंट्रोल करने से काफी ज्यादा क्वांटिटी तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस के, उनको लिमिटेड एक्सटेंट में यूज करना चाहिए। लाइक इंडस्ट्रीज, जितने भी ऑटोमेटिक व्हीकल्स हैं जो कि पॉल्यूट जनरेट करते हैं उसकी क्वांटिटी को कम करना चाहिए। इसके अलावा उसमें से निकलने वाले गैसेस को इंडस्ट्रीज से आफ्टर ट्रीटमेंट ही नेचर पे स्प्रेड आउट करना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रोडक्शन को डिक्रीज करना चाहिए। जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए उसकी क्वांटिटी को कम करना चाहिए। इन तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कल की क्लास में हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट और ऑडिट्स दिए हुए हैं इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, और पॉल्यूशन के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। कल मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग और रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस होता है, 3R का जो कॉन्सेप्ट होता है, रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकलिंग, उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, चलिए।